ड्यूअल नेचर में फोटोन, आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन और डी ब्रोगली, यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो सबसे पहले अपने को कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स देता है, वेक्टर फॉर्म में उसको k q1 q2 अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर q। तो हायर कॉन्सेप्ट पे तो जाएगी नहीं बेटा, तो वो लेंथी ही बनाएंगे पेपर को। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। आज की जो वीडियो है बेटा एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन क्लास 2 रिवीजन क्लास 2 लेकर बेटा आज आए हैं, जिसमें अपन क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे जिनका वेटेज हाई है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और आपका कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स। इन सभी से जो क्वेश्चन देखे गए बेटा प्रीवियस ईयर में, वो काफी सारे क्वेश्चंस देखे गए। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा जी, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेटा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो सबसे पहले अपने को कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स देता है, वेक्टर फॉर्म में उसको k q1 q2 अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर क्यूब। r वेक्टर जो है वो डिस्टेंस है बेटा दो चार्जेस के बीच का, और r वेक्टर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मीडियम में निकालना है तो मीडियम में आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज FA बाई K। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसमें दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसको वेक्टर फॉर्म में आपका थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बेटा अगर मैं बात करूंगी तो तीन फॉर्मूले आपको ये याद रखने, के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब, और वहीं पर आपके पास बेटा सरफेस पर के क्यू बाय आर स्क्वायर और आउटसाइड में के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल फॉर्मूले हुए। ऐसे ही कंडक्टिंग स्फीयर जिसको अपन चार्ज शेल भी बोलते हैं, उसके लिए आपको बेटा ये तीन फॉर्मूले याद रखने। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मैं बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, फिर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल, इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल, और किसी आर्बिट्री पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो ये रेस्पेक्टिव फॉर्मूले है बेटा। उसके अलावा अगर आपको टॉर्क निकालना है, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और उस पर आप टॉर्क निकालना चाहते हैं तो बेटा ये फॉर्मूला रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया PE कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस PE कॉस थीटा। तो टोटल आपके पास बेटा डाइपोल के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं यहाँ जितने भी फॉर्मूलेज लिखा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पर सभी पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है। इसके अलावा अगर बेटा जी अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ओपन सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट A वेक्टर, जिसको अपन EA कॉस थीटा लिख देंगे बेटा जी। फिर दूसरा हो गया इंटीग्रेशन में, वो भी कैसा इंटीग्रेशन, आपका E डो वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसके अंदर एक चीज बेटा जो आपको ध्यान रख लेनी है वो ये है कि इधर की तरफ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने भी चार्जेस स्पेस के अंदर होंगे वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर से भाई मान लीजिए कि इसमें एक चार्ज Q1 है, Q2 है और एक Q3 आउटसाइड में चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q3 भी कंट्रीब्यूट करेगा। पर जो इधर ये QT है, ठीक है, जो टोटल चार्ज है ये सिर्फ वही वाला चार्ज होगा जो एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस है, जैसे कि इस वाले केस के अंदर Q1 प्लस Q2 विद द टोटल चार्ज बेटा। उसके अलावा अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ध्यान रखना ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वेरिएबल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव होता है बेटा, वहीं पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा अभी आगे वीडियो के अंदर, और चेंज इन पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, इसके अलावा जो बेटा इसमें लास्ट टॉपिक है दैट इज योर कैपेसिटर। कैपेसिटर से रिलेटेड आपको एक तो कैपेसिटेंस का जो जनरल फॉर्मूला है Q बाई V वो याद रखना है बेटा, फिर एयर फील्ड, डाइलेक्ट्रिक फील्ड और पार्शियली फील्ड, ठीक है। वहीं सीरीज में और आपके पास पैरेलल में कैपेसिटेंस के फॉर्मूले क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक अगर आप इंसर्ट कर देंगे फिर सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रहता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेटा K2 यहाँ इंसर्ट कर दिया, इसने जो डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया वो D1 और इसने D2, तो उस टाइम पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल के लिए बेटा इसी में ये फॉर्मूला लगाएंगे। एनर्जी स्टोर्ड के तीन फॉर्मूले हैं, हाफ CV स्क्वायर QV बाई 2 इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C बेटा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस, ठीक है। तो एनर्जी लॉस तक के आपको फॉर्मूले इसमें याद रहने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज इन इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 इन इलेक्ट्रोस्टैट्स 2, तो ये टोटल फॉर्मूला है बेटा। इसके बाद अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो एक एक करके देख लेते हैं। हमारे से इस क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज दे दिए भाई,
एक 3 माइक्रोकुलाम का दे दिया, एक -4 माइक्रोकुलाम का दे दिया। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है आपका Q2, ठीक है, और इन दोनों की आपको पोजीशन गिवन है, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं बेटा R1 वेक्टर और इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना, R1 वेक्टर की जो पोजीशन गिवन है दैट इज योर 3 माइक्रोकुलाम, वो कितना गिवन है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है बेटा। और वहीं पर अगर अपन R2 वेक्टर की बात करें, ठीक है, दूसरे की पोजीशन गिवन है i, j और k, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लेना। अब आपने कहा कि पूछा क्या है सर, इसमें फोर्स पूछा है इस वाले चार्ज पर। अभी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया, क्या होता है एक बार लिख देते हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय मोड ऑफ R वेक्टर का क्यूब R वेक्टर। यहाँ पर R वेक्टर कौन सा लेना है, जो जिस पर फोर्स लगा रहा है। जैसे कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो आपको बेटा ये वेक्टर चाहिए। अब इसने इस पर जो फोर्स लगाई वो कैसी लगाई, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो दिस इज योर फोर्स। तो F वेक्टर अगर मुझे यहाँ लिखना है तो दिस इज योर फोर्स। तो अब इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस को अपन R वेक्टर मान लिए। तो R वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, R वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब R2 वेक्टर में से इसको ऊपर वाले को माइनस करो तो ये हो गया -i कैप, i में से i गया तो ये हो गया -2j कैप बेटा, और इसको करेंगे तो -2k कैप, ठीक है। तो ये R वेक्टर आ गया। अब यहाँ सब की वैल्यू रखो, पर उससे पहले R वेक्टर का मोड भी कर लो, क्योंकि आपको R वेक्टर मोड की वैल्यू भी चाहिए। तुमने कहा सही बात है सर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4419। तो इसका मतलब मोड ऑफ R वेक्टर हो गया बेटा जी हमारे पास 3। अब जल्दी से फटाफट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं और अपने फाइनल रिजल्ट को निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बेटा F वेक्टर दैट इज योर 9 × 10⁻⁹, ठीक है। जो चार्ज प्लस है प्लस में, जो माइनस में दोनों में रख लो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी आपके पास 3 4 12, तो दैट इज 12, माइनस साइन बाहर लिख लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻12 माइक्रोकुलाम को कुलाम में लिखेंगे। इसके बाद लिखना है अपने R वेक्टर, मल्टीप्लाई किससे करना बेटा जी आपने, उसके बाद R वेक्टर। तो R वेक्टर आपका ये रहा, कितना है सर, -i कैप -2j कैप -2k कैप, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, और मोड में कितना गया नीचे, मोड 3 का क्यूब दैट इज 27, ठीक है बेटा। तो इसको लिख लिए, तो 9 3 जा और 3 4 जा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो दैट इज F वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट बिकम योर 4 इंटू -12 प्लस 9 बिकम्स -3, और माइनस अंदर जाने के बाद हो गया 2j कैप प्लस 2k कैप। बेटा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो F वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज योर 4, है ना। इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास, दैट इज 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8k कैप, और आपके पास मल्टीप्लीकेशन में बचा 10⁻⁻3, दैट इज इन योर न्यूटन। बेटा चेक कर लेते, 4i कैप कौन से वाले ऑप्शन में है, जरा चेक करो, 4i कैप प्लस 4 8j कैप प्लस 8k कैप टाइम्स ऑफ 10⁻⁻3, दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको वेक्टर पे आता है तो आप करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्या हमारे पास आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा, चांसेस है, पूरे चांसेस है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा पेपर अगर उनको मॉडरेट ले जाना है तो हायर कॉन्सेप्ट पे तो जाएगी नहीं बेटा, तो वो लेंदी ही बनाएंगे पेपर को, तो इसको मैं पहले ही आपको बताते हुए चल रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन अभी अपन और भी इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। हमारे से क्या बोल दिया, स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, तो आपके पास एक स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद आइडेंटिकल स्फेयर बट ऑफ दिस चार्ज। इसको अपन दूसरे के साथ कांटेक्ट में लिखे, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r। बेटा इस पर अनचार्ज है तो इस पर चार्ज कितना रहेगा सर, 0, और इस पर चार्ज कितना रहेगा बेटा जी 4 × 10⁻⁻8, मूव्ड टू अ डिस्टेंस सच दैट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो अगर अपन इसको किसी दूरी पर रख देते हैं, ठीक है, जैसे ये रख दिए, लेट्स से दैट डिस्टेंस भी r, ठीक है, सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी है वो कितनी है सर, r। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना दे दिया, 9 × 10⁻³ न्यूटन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सिंपल। अपना ये क्वेश्चन पूछा। अब एक चीज बताओ, जब ये दोनों कांटेक्ट में थे तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा, इस पर कितना जाएगा 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁸, ठीक, क्योंकि आपके पास कंडक्शन होगा, कंडक्शन में आइडेंटिकल बॉडीज में हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इन दोनों के बीच की फोर्स दी बेटा, कूलम्स लॉ लगा लो सर, दैट इज k Q1 Q2 अपॉन r², तो r² कितना हो जाएगा, दैट इज k Q1 Q2 बाय F। सब की वैल्यू रख लो बेटा जी, k हो गया 9 × 10⁹, Q1 Q2 दैट इज 224 × 10⁻⁻16 अपॉन दैट इज 9 × 10⁻⁻3। बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻16 प्लस 9 और प्लस 3,
तो ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 माइनस 4, सो आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर आपके पास ऑप्शन हो गया, दैट इज योर बी ऑप्शन बेटा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन किस पर है, जब चार्ज को आप अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। अगर बेटा आपने चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे की तरफ को फॉल कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पर तो लगी होगी फोर्स, कितना है ना, QE, ठीक है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू EE इक्वल्स टू m इंटू ए। फॉल कर रहा है तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा सर EE बाय m। बेटा इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बात को पकड़ के चलेंगे। हमारे से क्या बोल दिया इसमें, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा इसमें गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, शोन इन फिगर द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस। इधर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो या उस फॉर्मूले को फाइंड कर लो। मान लेते हैं कि इसने डिस्टेंस h ट्रेवल की, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दैट इज h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये हो गया बेटा जी QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास t की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 2HM बाय QE। तो मैं सब की वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ, दैट इज 2, कितना डिस्टेंस आया आपके पास वो चल के, अच्छा हाइट हमारे से पूछी है कि नहीं, द टाइम टेकन बाय, डिस्टेंस दी है 1.5 सेंटीमीटर, तो दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इन डिवीजन, चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी ट्वाइस ऑफ 10 टू द पावर 4। बेटा अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, t इज इक्वल्स टू, तो इसको हम लिख लेंगे दैट इज 9.1 इंटू 1.5, तो 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा जी हमारे पास 9.1, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 13, तो दैट इज 13.6, तो इसको लिख लेता हूँ 13.65 अपॉन 1.6, और ये मल्टीप्लाई में कितना गया, ये हमारे पास बच गया ऊपर में कितना -2 -33, नीचे से ऊपर गया +19 -4, ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज रूट ऑफ 13.65 बाय 1.6 टाइम्स, ठीक है। तो 33 में से आप -4 यानी 33 -4 37 और 18 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, 10 टू दी पावर -18। इसको अगर बेटा मैं सॉल्व करता हूँ तो बाहर आ गया 10 की पावर -9, और इसका जब अपन रूट करेंगे तो ये कहीं अपने पास आएगा 2.9, तो ये वैल्यू हमारे पास में बनेगी, दैट इज 2.9, ठीक है। तो t बिकम 2.9 टाइम्स ऑफ 10 टू दी पावर -9 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर हमारे पास, दैट इज योर बी ऑप्शन। बेटा अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी पे ही। हमारे से अगले क्वेश्चन में क्या बोला, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना रहता है सर, ये रहेगा। इसको अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमें एक फ़ायदा होगा कि ये 1/4πε0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2k λ/r। पूछा क्या है, इतनी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इतने डिस्टेंस पर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देता हूँ 7.182 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9। लैम्डा हमारे से पूछा है और डिस्टेंस कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो दैट इज -2, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 7.182 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 8 टाइम्स 10 टू द पावर -2, और ये डिवीजन में आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 9। तो यहाँ से इसको बेटा जी अपन सॉल्व करेंगे, तो दैट इज 7। अच्छा पहले इसको हम लिख लेंगे क्या, 7.182 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 6 -9, और डिवीजन में हो गया 9। इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे 0.798 के आसपास अपनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.798 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो -3 तो हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ 7.98 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर हमारे पास, दैट इज योर बी ऑप्शन बेटा, ठीक है। तो सिंपल बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन का आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस हुज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको गिवन कर दिया E, इसके अंदर बेटा जी आपने एक डाइपोल रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट P है। अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हो किसी एंगल थीटा पे फिर छोड़ते हो, तो आपको पता है इसको डिस्प्लेस करने में टॉर्क लगानी पड़ेगी, उतनी ही रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी अगर इसको अपन छोड़ते हैं। तो बेटा ये हो गया PE साइन थीटा, थीटा ए वेरी स्मॉल एंगल, तो टाउ बिकम्स PE थीटा,
ठीक है, क्योंकि हमें रीस्टोरिंग निकालनी है तो अपन पीछे वाली निकालेंगे, घुमाने में भी इतनी चाहिए और पीछे लाने में भी इतनी चाहिए। रीस्टोरिंग टॉर्क ये हो गई हमारे पास। क्या बोला उसने, डाइपोल मोमेंट P and moment of inertia is if the dipole is displaced slightly from its equilibrium position then the angular frequency। तो बेटा हमारे से एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब पूछी है अगर मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, जैसे आप उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो बेटा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और वाइब्रेशन में जो भी टॉर्क होती है वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है आई अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ से ये लिखा जाएगा माइनस पी ई थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, सो अल्फा बिकम माइनस पी ई बेटा अपॉन आई इंटू थीटा। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ओमेगा स्क्वायर को, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर थीटा इज पी ई बाय आई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा जी पी ई बाय आई की पावर 1/2। तो यही हमारे से पूछा था एंगुलर वेलोसिटी, और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, है ना, इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे। एम्स पैरामेडिकल इस पे ऑलरेडी एक बार पहले क्वेश्चन पूछ चुका है बेटा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी है, दैट इज योर 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड, इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ, ये जरा एंगल आपको क्वेश्चन में चेक करना होता है किसके साथ बना रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है तो आप थीटा डायरेक्ट ले लेंगे, नहीं बना रहा तो बेटा निकालना पड़ेगा। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 10⁵ न्यूटन पर कुलाम इफ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर ये आपके पास इतना टॉर्क आपका एक्सपीरियंस करता है तो चार्ज बताना है आपको डाइपोल पे कितना है। आप एक चीज़ बताओ बेटा, क्या हमारे पास इसका फॉर्मूला टॉर्क का पी ई साइन थीटा होता है। अब यहाँ से दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि अगर टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा है तो चार्ज कैसे निकाल सकता हूँ मैं। बेटा चार्ज के लिए आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू क्यू डी ई साइन थीटा। अब जो वैल्यू चाहिए वो लिख दो, है ना, जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो। टॉर्क कितना गिवन है सर, 9 × √3। चार्ज अपने से पूछा है, डिस्टेंस कितनी है बेटा जी, दैट इज 2 × 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा जी, दैट इज 10⁵ साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये चार्ज है, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये चार्ज है, ये मुझे फाइंड करना है। अब इससे कैलकुलेशन आगे चलाते तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 9Q, ये हो गया सर 10⁻3, और √3 से √3 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 10⁻⁻3, और ये वैल्यू है हमारी कुलाम के अंदर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ सर, दैट इज योर सी ऑप्शन। बस इतना सा हमें इस क्वेश्चन में काम करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है बेटा। क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में, एज्यूमिंग द ड्रॉप टू बी, क्या बोला क्वेश्चन में सर, एज्यूमिंग द ड्रॉप टू बी स्फेरिकल, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी आर चार्ज साइमल्टेनियसली टू द सेम पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट। तो ऐसी 27 हमारे पास ड्रॉप्स है और जिनका सबका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। इफ ऑल चार्ज ड्रॉप्स आर मेड टू कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, अगर आप इन सभी को कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बना लेते हैं तो सबसे पहले तो आपका दिमाग क्या कहता है कि सर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता तो वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो यहाँ से वैल्यू बन रही है वो 3R आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा उसने, हमारे से पूछा कि आपकी जो बिग ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, इस पर जो टोटल चार्ज होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ टोटल अपॉन R। R तो हमें पता चल गया, पहले वाली का जो पोटेंशियल है उसको भी लिख लेता हूँ, दैट इज KQ/R। इसकी वैल्यू 20 वोल्ट गिवन है। अब आपको पता है कि अगर इस पर मैं चार्ज आप है ना, इस पर अगर मैं चार्ज Q मान के चल रहा हूँ तो 27 ड्रॉप्स कंबाइन करके जो टोटल चार्ज देगी वो 27 क्यों देगी। तुमने कहा सर ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जब आप कंबाइन करोगे तो बिफोर एंड आफ्टर का चार्ज बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियल कितना हो गया सर K, ये हो गया 27Q/R हो गया 3R। तो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, ये बन गया 9, तो 9 टाइम्स ऑफ KQ/R। अब आप खुद चेक करो KQ/R की वैल्यू कितनी थी सर, 20 वोल्ट। रख के अपना आंसर फाइंड कर लो। तो नया पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया सर, न्यू पोटेंशियल आ गया 9 टाइम्स ऑफ 20, दैट इज 180 वोल्ट। तो विच ऑप्शन सर, दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को क्वेश्चन के अंदर। ये देखो बेटा, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। और आपके पास एक तरीके से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बेटा जी, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं एक बार, फिर आप भी जरा समझते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रीजन, तो ये हमारे को पोटेंशियल गिवन है इन रीजन वेयर एक्स एंड वाई वी वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए बेटा आपसे इन पॉइंट पर। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है पोटेंशियल में, एक है एक्स और एक है वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं अभी आपको लिखवाया था, माइनस क्या कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वी आई कैप प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई वी जे कैप, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही है तो मैं दो ही लेके चलूंगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, माइनस आप पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाले का ही करेंगे सिर्फ इसमें, तो ये हो गया कितना डी बाई डी एक्स ऑफ लिखेंगे कितना सर 3x स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस, अच्छा इसमें माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिख लेंगे और ये हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर बाय 4 जे कैप, ठीक है। इतनी सी हमारी बात हुई। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब अपन करेंगे तो एक्स वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ देख के बताओ कितना आया सर, दैट इज माइनस इसका गया 3/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा आई कैप माइनस ये 1/4 बाहर गया, इसका कितना बन गया डिफरेंशिएशन में 2y सर, ठीक है। कितना बन गया सर 2y और ये आ गया हमारे पास जे कैप। 1 और 2 यहाँ पर x और 2y की जगह आप रख लेंगे तो आपका आंसर आ गया बेटा। सिर्फ इतनी सी बात हमें इसमें पूछी थी। तो ये आ गया हमारा कितना, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना बन गया 3 टाइम्स ऑफ 1 आई कैप माइनस, और यहाँ पर 2 से आप 2 कैंसिल कर दो, इसको लिख लेंगे दैट इज ट्वाइस 2/2 जे कैप। तो वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास, दैट इज -3 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लो, -3 आई कैप प्लस जे कैप, दैट इज योर बी ऑप्शन बेटा, ठीक है। होप्स हो कि आपको बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जा रहे हैं अपन, ठीक है। ये भी इसी से बेस्ड है, इसमें हमें ए 10 वोल्ट दिया है, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर ये, तो यहाँ इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 10x आई कैप प्लस ये कितना हो गया सर 5y जे कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपसे बोल दिया इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिस, ये कोई स्पेस के अंदर एक पॉइंट है बेटा 10,20 को यहाँ लाई कर रहा है, इसका पोटेंशियल है कितना सर 500 वोल्ट है, देन द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो आपसे यहाँ का पोटेंशियल पूछ लिया भाई, ठीक है। अब देखो इसमें पोटेंशियल पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दोनों फॉर्मूले लिखवाया था। अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालना हो तो मैं आपको क्या बताया था, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आप कर लेंगे माइनस साइन लगा के, ठीक है। इतना सा हमें काम करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसी को अगर आपको आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी गिवन है वाई में भी गिवन हो तो आप क्या कर लिया करें बेटा, ई एक्स डी एक्स कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे प्लस ई वाई डी वाई कर लेंगे, ठीक है। यहीं पर क्योंकि ई वेक्टर को जब लिखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और फिर डी आर वेक्टर को लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो ये फाइनल आउटपुट वहाँ से आता है। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ चल लेता हूँ बेटा, डेल्टा वी को लिख लेता हूँ दैट इज माइनस, ठीक है। और इंटीग्रेशन में पहले ई एक्स डी एक्स कर लेता हूँ, अगर x का इंटीग्रेशन करके चलते हैं तो यही लिख देता हूँ बेटा 10x dx, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ लिखनी है, इसको ओरिजिन से चलना है 0,0 से लेके 10 तक, तो 0 to 10 इसकी लिमिट रखी जाएगी प्लस ई वाई डी वाई, वाई कितना है हमारे पास दैट इज सर 5y, ये हो जाएगा डी वाई, इसकी लिमिट जरा चेक करो, यहाँ से 20 तक चलना है आपको 0 से 20, तो चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास आ गया, ठीक है। माइनस अब इसका कितना हो गया सर, ये हो गया 10x स्क्वायर बाई 2 है ना, इंटीग्रेशन 0 to 10 प्लस और ये हो गया सर 5y स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 20। अब यहाँ से अपन लिखते हैं, लिमिट लगा दिया आपने माइनस इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा, तो बेटा जी ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये बेटा यहाँ से 5/2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये नेगेटिव साइन है तो डेल्टा वी बिकम्स योर -100, तो 100 माइनस 0 100 इंटू 5, तो दैट बिकम्स योर 500 प्लस और ये हो गया 5/2 और ये कितना हो गया 400, तो 400 को 2 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा कि सर 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, ये डिवाइड कर लिया, 5 2 10, तो एक तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बच गई 1000, ठीक है। तो 1500। अब चेंज इन पोटेंशियल को लिखने की बारी आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस कितना बना 1500। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसको माइनस को इधर ले जा लूँगा तो ये हो जाएगा 1500, तो बेटा ये हो गया इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल्स टू
1500। इनिशियल पोटेंशियल ये है और फाइनल पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 500 वोल्ट गिवन है, तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो इनिशियल माइनस 500 इज इक्वल्स टू 1500, तो इनिशियल पोटेंशियल हमारे पास आ गया 2000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2000 और इजी क्वेश्चन है। इस बार जो एम्स नर्सिंग का पेपर हुआ उसमें भी इन फॉर्मूलों पे बेटा, यही जो मैं भी आपको 2 क्वेश्चन कराया हूँ, इन्हीं में जो फॉर्मूले यूज हुए उस पर क्वेश्चन देखा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका? इसमें देखो हमारे से 4 कैपेसिटर दिए हैं और ये चारों के चारों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल में? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, चारों को आप जोड़ दो तो 1 प्लस 2 3 प्लस ये हो गया 4 3 7, तो ये हो गया बेटा जी हमारे पास 10 माइक्रोफैराड है। और हमारे से क्या बोला है? द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम दिस, आपसे क्या बोला? एज्यूमिंग 20 वोल्ट की बैटरी आपसे कनेक्ट कर दी और चार्ज पूछा है, तो Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, वो भी बैटरी से ड्रॉन, तो 10 इंटू 20, तो भाई ये हमारे पास कितना हो गया? 200 माइक्रो कूलाम, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, 200, ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट वन, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन अगले वाले चैप्टर पे, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बेटा, वो फटाफट देख लेते हैं क्योंकि पेपर अपना बहुत नियर बाय है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, करंट के बेटा ये 4 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड करने में मदद करता है, ये एवरेज करंट को, और ये थ्रू द कंडक्टर NEAVD करके। VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N इज योर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A, इसको अपन डायरेक्ट याद रख लेंगे। इसका करंट के साथ एक रिलेशन और होता है J वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ओम्स लॉ हो गया, V इज इक्वल्स टू IR, और इसका जो आपका बेटा वेक्टर फॉर्म है दैट इज J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर, वो हमारे पास सिग्मा E वेक्टर, ये हमारे पास का ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ML/NE² A इंटू टाउ, R को आप ρL/A भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये है बेटा। और एक मोबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, दैट विल बी योर E/m इंटू टाउ, ठीक है। इसके अलावा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सीरीज पैरेलल के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। सेल के अंदर एक टर्मिनल पोटेंशियल के 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक ये रहा और एक रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी एम्स नर्सिंग में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कौन से वाले फॉर्मूले पे सर? इस वाले पे, ठीक है। मैं यहाँ स्टैक बना दिया हूँ। इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है E-V/I, I की वैल्यू रखेंगे तो E/V-1 इंटू R, तो ये मोस्ट लाइकली है कि भाई इसके ऊपर आपका पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा बेटा किरचॉफ्स के 2 रूल है, अगर आप लूप में चलते हो तो पोटेंशियल का सम 0 के बराबर होगा, और जंक्शन पर अगर आप चेक करते हो तो नेट करंट हमेशा 0 के बराबर आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हमारे पास होना चाहिए, तो ये बैलेंस कंडीशन पर काम करता है। तो ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में टोटल हमारे लिए यूजफुल फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूले पे अपन अब एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, अगर आप यहाँ पर स्विच को क्लोज कर देते हैं, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, सिंपल क्वेश्चन हुआ, ये दोनों पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सर 3 इंटू 6/3 प्लस 6, तो ये हो गया 18/9, दैट इज योर 2 ओम, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट जो आया है इसका, वो इसके साथ सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 ओम। करंट ड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? बैटरी का पोटेंशियल अप्लाइड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज योर आर इक्विवेलेंट सॉरी, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी होगी? 9/3, दैट इज योर 3 एम्पियर, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 एम्पियर बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर सी ऑप्शन बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास सेल पर बेस्ड है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपसे बोला कि इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने पर मोस्ट लाइकली सेल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है बेटा। हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल इज 2.2 व्हेन द सर्किट इज ओपन। अच्छा, आपको सोचो जब सर्किट ओपन रहेगा तो मतलब बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, तो जब बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा तो जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा बेटा वही उसका EMF के बराबर होगा। तो मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन में हमें 2.2 वोल्ट जो है वो EMF गिवन है व्हेन द सर्किट इज ओपन, रिड्यूस टू व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर आप उसको बेटा जी 5 ओम से कनेक्ट कर देते हो तो उस टाइम पर ये पोटेंशियल घटकर 1.8 वोल्ट आपको मिलेगा। तो मतलब अभी टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। पूछा क्या है कि आपका डिटरमाइन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं आपको बोला हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक है E-V/I, इसी में I की वैल्यू को रख के अपन बना लेते हैं बेटा फॉर्मूला E/V-1 इंटू R। आप खुद चेक करो, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, EMF गिवन है, टर्मिनल पोटेंशियल है, तो ये ईजी फॉर्मूला है।
तो आप लिख लेंगे 2.2 माइनस 1.8, एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ बेटा, और रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 5। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ दैट इज़ योर 0.4 बाय 1.8 इंटू 5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, दैट इज़ 20/18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/9, तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई सर 10/9 ओम। कौन सा ऑप्शन हुआ सर ऐसा? दैट इज़ योर ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल अपने पास हो गया। बस ये फॉर्मूला है ना बेटा, फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फ्लोइंग सर्किट, इन दी फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो देखो बेटा जी, इसके अंदर आपको करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पूछा है, तो आप खुद बताओ, दो सेल इसमें कनेक्ट है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है। जनरली क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल के प्लस माइनस से कनेक्ट होता है। अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस कनेक्ट होता है तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को अपन माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो ई इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में, तो वो हो जाएगा 10 - 5, तो मतलब नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। और जो हायर पोटेंशियल वाली आपकी बैटरी होगी उससे करंट ड्रॉ होगा, तो मतलब कि करंट अब इधर की साइड चलेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ करंट ऐसे चलेगा। और हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट तो हमें मिल गया, आर इक्विवेलेंट आप देख लो, सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये हो गया 3 और ये हो गया 10, तो मतलब कि ये आ गया हमारे पास 1/2, दैट इज़ योर 0.5 एम्पियर। तो करंट का मैग्नीट्यूड तो हो गया बेटा 0.5 एम्पियर, और डायरेक्शन हो गई, इसमें ऑप्शन चेक करो, एक ही ऑप्शन है। और कहाँ से कहाँ करंट चल रहा है? बिल्कुल A to B चल रहा है, थ्रू E जा रहा है, बिल्कुल सही बात। तो आपका C ऑप्शन विद द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, समझ लेते हैं। आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल दिया, इसमें हमारे से करंट I पास करते हुए दे दिया बेटा। ठीक है, एक डायमीटर आपको D दिया, एक डायमीटर D/2 दिया। ठीक है, दोनों से आपका जो करंट है वो I ही पास कर रहा है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेक्शन P एंड Q डिनोटेड बाय, तो P के अक्रॉस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो VP से रिप्रेजेंट कर दी, और Q के अक्रॉस बेटा VQ से रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, दो क्रॉस सेक्शन है, दोनों क्रॉस सेक्शन, एक का डायमीटर D और एक का डायमीटर D/2। इसका डायमीटर D है, इसका डायमीटर D/2 है, P और Q में। दोनों में करंट सर हमारे पास सेम चल रहा है, इसमें भी करंट सेम चल रहा है, तो करंट इज इक्वल्स टू होता है NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं V लिख देता हूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया I/NEA। करंट सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, E सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए सेम है क्योंकि सेमी कंडक्टर है। तो जब नेचर, क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल पे N डिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर V हमारे पास एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया में आपको बेटा डायमीटर गिवन है, तो आप एरिया को डायमीटर की फॉर्म में लिख लेंगे, जो बन जाएगा π/4 d²। π/4 कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप P/Q करेंगे तो ये आ जाएगा dQ/dP का होल स्क्वायर। अब हमारे से दोनों के डायमीटर गिवन है बेटा dP/dQ, तो आप dQ का जो डायमीटर है उसको लेके चलेंगे तो वो आ जाएगा सर d/2, और ये d का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होके बन गया सर 1/4। अब देख लो भाई, हमारे VP/VQ का जो रेशियो है वो 1/4, तो दैट इज योर C ऑप्शन विद द फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमारे पास, क्योंकि ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी था, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स था, तो इतनी चीज़ें आपको इन दोनों चैप्टर में ध्यान रखनी है। अब अपन मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट कर दिए बेटा। मॉडर्न फिजिक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़ते हैं वो डुअल नेचर है बेटा। डुअल नेचर में फोटोन, आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन और डी ब्रोगली, यही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फोटोन की एनर्जी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मोमेंटम का फॉर्मूला h/λ/e/c इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। अच्छा, मैं आपको बताते चलता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस बार जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए मॉडर्न फिजिक्स को आप जरूर से अच्छे से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। मैं भी इस वीडियो के अंदर काफ़ी क्वेश्चन बेटा इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कवर करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से और लास्ट तक आप चीज़ों को समझेंगे बेटा। अब मोमेंटम का ये फॉर्मूला है आपके पास, ये हमारे पास हो गया स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, इस फॉर्मूले पे अभी अपन क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। और एक फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर किसी ईयर के अंदर बेटा इस प्रेशर के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था। ये जो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, ये है फोटोन कितना प्रेशर गिरने के बाद एक्सर्ट करता है अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता तो I/c, I भी द इंटेंसिटी, c द स्पीड ऑफ लाइट, और अगर रिफ्लेक्ट करता है तो इट बिकम 2I/c। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड है, बहुत ध्यान से समझेंगे, इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद करेंगे बेटा। उसके अलावा आइंस्टाइन की इक्वेशन में भाई हमारे पास जनरल इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है h nu - phi नॉट के बराबर। इसी को अपन EV नॉट लिख सकते
सकते हैं, और यहीं पे आपका एच न्यू को एच सी बाई लेमडा और इसको एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हुए। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका इंपॉर्टेंट है, एच बाई एम वी एच बाई पी। डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल में और इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पेक्टिव फॉर्मूले लिख सकते हैं। बेटा हम पहले वाले क्वेश्चन पे काम करते हैं। हमारे से क्या बोला कि 2 फोटोन की एनर्जी मुझे गिवन है, तो मैं E1 लिख लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 लिख लेता हूँ दैट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सक्सेसिवली इलिमिनेट अ फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। तो पहला वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा वर्क फंक्शन, अच्छा एक ही सरफेस है तो दूसरे वाले का भी सेम वर्क फंक्शन हमारे पास है। तो मतलब कि एक तरीके से बोला कि एक मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन 0.5 है, उस पर 2 बार लाइट गिरती है। आपसे बोला द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सिंपल हो गया क्वेश्चन भाई। मैक्सिमम एनर्जी पहले वाले केस में E1 माइनस 5 हो जाएगा और दूसरे वाले केस के अंदर हमारे पास E2 माइनस 5 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का अपन रेशो करते हैं तो E1 माइनस 5 बिकम 0.5 अपॉन E2 माइनस 5 बिकम 2। तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ गया 1/4। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/4। तो बेटा जी आंसर आ गया 1:2, दैट इज योर सी ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन हमारे लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसा है सर? ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास डिफिकल्ट लेवल का। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में जिन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है वो बेटा जी शब्द है, जैसे कि फोटोन, प्रोटोन, ऐसे आपको याद रखना है। अगर फोटोन है तो भैया आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो तब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ या उससे एसोसिएटेड एनर्जी आपको यूज़ करनी है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे से बोल दिया कि भैया द डिपेंडेंसी ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो एक शॉर्ट वेवलेंथ की जो डिपेंडेंसी है ऑन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वो कैसे है। तो एक तरीके से शॉर्ट वेवलेंथ का रिलेशन पोटेंशियल के साथ पूछा है, तो पोटेंशियल के साथ हमें वेवलेंथ का रिलेशन बनाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बेटा? तो E इज इक्वल्स टू हो जाता है एच न्यू दैट इज एच सी बाई लेमडा, और इसको मैं क्या लिख लूँगा ई वी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से पोटेंशियल का जो रिलेशन आया ये हम बोल देंगे यहाँ से वेवलेंथ कितनी आ गई सर? वेवलेंथ आ गई एच सी बाई ई वी। अगर मैं, क्योंकि यहाँ मुझे ग्राफ जो गिवन है बेटा वो लॉग का गिवन है, तो मैं दोनों साइड लॉग ले लूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है। तो लॉग लेमडा इज इक्वल्स टू लॉग, ये हो जाएगा एच सी बाई ई वी। इसमें क्या होता है कि आप एच सी बाई ई को m मान लो, v को n मान लो। तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा लॉग की, दैट इज log m बाई n। तो ये हो जाता है log m माइनस log n। तो मैं उसी प्रॉपर्टी को यहाँ ओपन करूँगा, दैट इज log लेमडा। ये लेमडा मिनिमम गिवन था, तो आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ लेमडा मिनिमम। तो ये बन जाएगा बेटा जी हमारे पास log एच सी बाई ई माइनस log v। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ गया। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं बेटा लेमडा मिनिमम इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि ग्राफ मुझे किस किस में बनाना है, एक तो log लेमडा मिनिमम का और पोटेंशियल का। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ log v प्लस ये हो जाएगा log एच सी बाई ई। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो अपने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो देखो ये तो जाएगा y एक्सिस पे, ये जाएगा x एक्सिस पे, और जो स्लोप है वो नेगेटिव -1 है और इंटरसेप्ट ये रहा। तो आप जरा चेक कर लो, इंटरसेप्ट ये रहा, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और कर्व स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ हो गया सर हमारे पास? ए ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ये इसलिए आपके पास इंपॉर्टेंट हुआ, इक्वेशन बनाना जरूर जब कभी भी। यार दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आपको ग्राफ गिवन हो तो बेटा इक्वेशन के बिना आप ग्राफ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आपको वो डायरेक्ट याद ना हो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमें ग्राफ गिवन था तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ गई, फिर हमने उसको कंपेयर करके आपका क्या कर दिया, डिटेक्ट किया कि भाई कौन सा ग्राफ हमारे पास करेक्ट इसमें से हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते बेटा। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोल दिया, इसमें बोला इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम, इंक्रीज टू 16 टाइम्स। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, अब वो 16k कर दी गई है, और चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? √h/2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नई वेवलेंथ जो आ जाएगी वो जाएगी √2m 16 काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अपन लिख सकते हैं लेमडा डैश इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 4। चेंज निकालना, क्योंकि ये 4 बाहर आ जाएगा तो h बाई √2m के लेमडा के बराबर था, तो मैंने डायरेक्ट लेमडा बाई 4 लिख दिया। तो अब हम निकालते हैं लेमडा माइनस लेमडा डैश अपॉन लेमडा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास चेंज आएगा। तो लेमडा कितना हो गया हमारे पास?
लेमडा हमारे पास लेमडा था माइनस लेमडा बाय 4 अपॉन लेमडा टाइम्स ऑफ 100, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 3 लेमडा बाय 4 इंटू लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो ये हमारे पास 100, इसको अपन लिखेंगे 25, तो आंसर कितना आ गया सर 75% हमारे पास आंसर आ गया। तो दैट इज़ योर डी ऑप्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप इजीली इसको कर पाते अगर ये पेपर में आता। अगला क्वेश्चन बोला है द एनर्जी दैट शुड बी एडिड टू एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोल दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटोन वगैरह नहीं बोला बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला है, तो डी ब्रोगले वेवलेंथ वाले फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही आंसर रहेगा। टू इट्स डी ब्रोगले वेवलेंथ फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू दिस, तो आपको क्या काम करना है, डी ब्रोगले वेवलेंथ को 1 नैनोमीटर से घटाकर 0.5 नैनोमीटर तक लेके जाना है। तो पूछा है कि ऐसा करने में मुझे कितनी एनर्जी और उसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं इनिशियल एनर्जी ई मान लेता हूँ और बाद की एनर्जी ई डैश मान लेता हूँ। अब आप ई की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो लेमडा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, मैंने ई मान लिया उसको, तो ये बन गया बेटा जी हमारे पास लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू h बाय 2me, तो मतलब कि E की वैल्यू आ गई सर h बाय 2m लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास E की वैल्यू आई, और यहाँ पर वेवलेंथ आपको 1 नैनोमीटर रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मतलब कि हम E के अंदर लिख लेंगे h बाय 2m 1 स्क्वायर। ठीक है, अब E डैश जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा h बाय 2m 0.5 होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं बेटा जी, तो E डैश बाई ई बिकम्स h अपॉन 2m 0.5 होल स्क्वायर बाय h बाय 2m। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी 1 अपॉन 0.5 टाइम्स ऑफ 0.5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 100, ये बचा हमारे पास 4, तो मतलब कि हम बोल देंगे E डैश जो है वो 4e बन गया। अब बढ़ने के लिए बोला था ना उसने, कितना बोला था द एनर्जी दैट शुड बी एडिड, एक कितना ऐड करेंगे, तो पहले कितना था सर E, अब कितना हो गया सर वो 4e। ठीक है, तो आप बताओ कितना ऐड किया सर, 3e ऐड किया तब जाके 4e आया, तो मतलब कि थ्राइज द इनिशियल एनर्जी, तो दैट इज योर डी, फोर्थ ऑप्शन भी द करेक्ट आंसर बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या बोला, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल दिया, इस क्वेश्चन में बोला कि 200 वोल्ट आपके पास एक सोडियम स्ट्रीट लैंप है, येलो लाइट जो है इतनी वेवलेंथ की देता है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि उसका 25% एनर्जी ही एफिशिएंट है, तो मतलब कि 200 वोल्ट में से सिर्फ 25% एफिशिएंट है, तो माने तो 50 वोल्ट ही आपको क्या कन्वर्ट करके दे रहा है, लाइट में आपका एनर्जी को कन्वर्ट करके दे रहा है बेटा। द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ येलो लाइट एमिटेड पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटोन का मैं आपको फॉर्मूला लिखवाई दिया था, पावर पर यूनिट एनर्जी होता है, पावर आपको 50 वोट दिया है, तो ये हो जाएगा h न्यू, तो एच सी बाय लेमडा, लेमडा ऊपर ले लेंगे तो दैट इज 50 लेमडा बाय एच सी। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना रहता है, 50 लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है सर, दैट इज n इज इक्वल इज 50 लेमडा हो गया 0.6 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -6 अपॉन ये होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे, देखो पहले एक 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, और आपके पास ये हो जाएगा 530, तो 3 आ गया हमारे पास, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 124 नैनोमीटर को लिखेंगे -9, इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो नीचे हमारे पास 19 + 9 बिकम योर 28, ऊपर ले जाऊंगा इसको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -28, ऊपर गया बेटा हमारे पास, तो ये बन गया 124 टाइम्स ऑफ 1.6। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना रहे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 3, तो ये हो गया 30/16 इंटू दैट बिकम्स योर 124 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 22। ठीक है, तो इसको अगर मैं कट करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 में गया, तो ये हमारे पास 61 में गया, तो n इज इक्वल्स टू 1 बाय, अप्रॉक्सीमेशन में लेके चल रहा हूँ बेटा जी, तो 1 बाय दिस वैल्यू, तो दैट इज n इज इक्वल्स टू, ऊपर लिख लेता हूँ 100/61 इंटू 10 टू द पावर 20, तो 61 को अगर अपन सॉल्व करेंगे 100 से, सो इट बिकम्स योर 161। ठीक है, 39 ये बना 0.0 करके, तो 61.5, तो ठीक है, तो ये हमारे पास कितना गया 6 × 6 36, तो ये बन गया 1.6
टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 20, तो 1.6 क्योंकि हमने सारी चीज़ें अप्रॉक्स लेके की थी तो आप मान के 1.6 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, जब हम एग्जैक्ट रखेंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20, तो दैट इज योर ए ऑप्शन विद द करेक्ट ऑप्शन बेटा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगली चीज़ पे आते हैं बेटा, तो ये एटम से रिलेटेड थ्योरी और कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चंस हुए। अब अपन एटम में समझ लेते हैं। एटम में क्या है हमारे पास, रदरफोर्ड पढ़ना है आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच याद रखना है बेटा जी, ये होता है। और एक हमारा एन और थीटा के बीच में है ना, कि भाई आपके पास जितने अल्फा पार्टिकल आए और कितना स्कैटर किया, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और आपका स्कैटर्ड एंगल के साथ एक आपका ग्राफ होता है, उसको इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें बोहर। बोहर में क्या क्या रहता है, उसमें एक रेडियस का फॉर्मूला रहता है r0 n स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी सी जेड बाई 137 एन, टाइम पीरियड जो है एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी एन क्यूब के इनवर्सली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर बाई 2r बेटा जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया डी एक्साइटेशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने, फिर हम अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हमारे से, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n1, देखो हायर स्टेट n1 दे दी, वहाँ से n2 पे ट्रांजिशन कर रहा है। n1 आर दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ टू स्टेट, एज्यूम दैट द बोहर मॉडल इज टू बी वैलिड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटल मोशन इन दिस स्टेट, इनिशियल स्टेट का f1, फाइनल स्टेट में f2, ये कितना बताए थे सर आप, z स्क्वायर बाय एन क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे n1 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय n2 क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारे से हाइड्रोजन एटम की बात की है तो z1 हो जाएगा। हमारे से क्या बोला, इनिशियल स्टेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/27 दैट ऑफ द फाइनल स्टेट, तो f1 की वैल्यू रखूंगा तो 1/n1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27 1/n2 क्यूब, तो दोनों साइड अपन क्यूब रूट करेंगे तो भाई हमारे पास n1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/n1 इज इक्वल्स टू 1/3n2, तो यहाँ से 3n2 इज इक्वल्स टू n1। अगर आप n2 की वैल्यू को 1 लेते हैं तो n1 की वैल्यू आपके पास 3 आती है, यही हमारे से पूछा था उसने, n2 की वैल्यू 1 और n1 की वैल्यू 3, तो दैट इज़ योर बी ऑप्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट और ईजिली हमारे पास क्वेश्चन हो गया, तो मैं ईजी टू मॉडरेट इस क्वेश्चन को बोलूँगा। आप इस क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मोस्ट लाइकली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेडियस वगैरह पे आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पहले पैरामेडिकल पूछ चुका है बेटा, वेलोसिटी पे भी पूछ चुका है, तो ज़्यादा चांसेस है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी से रिलेटेड, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस कराते हुए चल रहा हूँ। आपसे क्या बोला, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में आपकी क्या बोल दिया, आपसे बोल दिया कि जो लाइमन सीरीज़ है, तो लाइमन सीरीज़ 1 पे होती है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है तो मतलब 2 पर, ठीक है, सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू, और ये किसकी बात चल रही है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, इज इक्वल टू दैट ऑफ, तो मतलब इसमें जो वेवलेंथ मिलेगी, पहली बार तो इसमें वेवलेंथ कितनी मिलेगी, सो दैट इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये हो गया सर r 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू 3r/4, तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ आ गई सर 4/3r। ठीक है, तो ये वेवलेंथ आ गई लाइमन की फर्स्ट लाइन के लिए, इंपॉर्टेंटली बेटा ध्यान रख लेंगे। आगे क्या बोला, किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन। यहाँ बेटा गलती मत कर देना क्वेश्चन पढ़ने में, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक है, तो क्या बोला, द एटॉमिक जेड, एटॉमिक नंबर जेड ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन, तो ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा बाल्मर वाले का, वो कितना हो जाएगा, z स्क्वायर r ब्रैकेट में 1/, कौन सी लाइन बोली है इसमें भाई, इक्वल टू द सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में बेटा सेकंड लाइन है, तो बाल्मर के लिए n2 n1 का स्क्वायर माइनस सेकंड लाइन, तो ये हमारे पास बाल्मर हो गया, बाल्मर यहाँ पे रहेगा 2 पर 3 और 4, सेकंड लाइन हो गई हमारे पास 4, दैट इज 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/λ b इज इक्वल्स टू z स्क्वायर r बेटा 1/4 माइनस 4 4 16, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ दैट इज z स्क्वायर r ब्रैकेट 16, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो लैम्डा बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है सर, दैट इज लैम्डा बी इज इक्वल्स टू दैट इज योर 16/3z स्क्वायर r। अब इन दोनों की वेवलेंथ बराबर है, लैम्डा एल इज इक्वल्स टू लैम्डा बी, तो लैम्डा एल की वैल्यू कितनी थी सर, 4/3r, दैट इज 4/3r इज इक्वल्स टू 16/3z स्क्वायर r, बेटा 3r से 3r कैंसिल, ये हमारे पास 4, सो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो z की वैल्यू आ गई अपने पास 2, तो z इज इक्वल्स टू 2, यही हमारे से क्वेश्चन में बोला था, दैट इज बी ऑप्शन गेट करेक्ट। बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या बोला, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कौन सी रहती है सर, जब अपन
गिनती चालू करते हैं, पहली लाइमन फिर बार्मर, फिर आपके पास लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट और पी फंड। तो n इज इक्वल्स टू 4 पर हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है। इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो तब होती है जब इन्फिनिटी से डी एक्साइट करता है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूँ, किसकी बात करें सर अपन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में डी एक्साइटेशन इन्फिनिटी से 4 पे होना चाहिए। तो दैट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 4/16 1/लैम्डा एस, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट आ गया 16/r। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरे में बोला उसने लॉन्गेस्ट वेव में जस्ट ऊपर से, तो यहाँ से मतलब 5 से 4 पे आना है आपको। तो 5 से 4 पे आएंगे तो लिख देता हूँ यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की कंडीशन क्या है भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है आपको, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको तब मिलती है जब जस्ट ऊपर से आएगा, तो 5 से 4 पे आएगा। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 स्क्वायर बेटा जी, तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, तो ये आ गया 4, दैट इज योर 1/16 माइनस 1/25। तो इसको मैं लिख लेता हूँ r, 25 माइनस 16 हो गया 9, बिल्कुल सर, तो 9/16 टाइम्स ऑफ 25, तो ये हो गया 1/लैम्डा एल लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारे पास यहाँ से आ गई 16 टाइम्स 25/9r। क्या बोला है हमारे से क्वेश्चन में, रेशो पूछा है ना, तो दोनों को जब अपन रेशो करेंगे, है ना, जब अपन दोनों का बेटा रेशो करेंगे, किस किस का रेशो किससे पूछा है, हमारे से बोला है द रेशो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का शॉर्टेस्ट से, तो लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, तो बेटा ये हो गया 16 टाइम्स 25/9r बाय, और ये हो गया 16/r, तो 16/r से 16/r कैंसिल, तो आंसर कितना बचा, 25/9, 25/9। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर, दैट इज योर ए ऑप्शन। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना। अब न्यूक्लियाई वाले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फटाफट इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बची है, आप ऑलमोस्ट इसके अंदर लास्ट में पहुंच चुके हो बेटा। न्यूक्लियाई के अंदर सिर्फ आपको एक रेडियस का फॉर्मूला ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज r0 a टू द पावर 1/3, डेंसिटी के ऊपर नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है। तो डेंसिटी मास नंबर पे इंडिपेंडेंट होती है बेटा, एक मास डिफेक्ट का फॉर्मूला याद रखना है। एक हमारे पास 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कहीं पे भी आपको इस चैप्टर के अंदर एनर्जी निकालनी हो तो आप पहले एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू निकाल लो, 931 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, बाइंडिंग एनर्जी का। मास डिफेक्ट निकालो, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस पर कैसा क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे से बोला न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर दिस 189 split in 2 nuclei having mass number this and this, the ratio of radius of 2 डॉटर न्यूक्लियाई, तो मतलब जो हमें प्रोडक्ट में मिला है, तो इसका रेडियस अपन r1 मान लेते हैं, इसका r2 मान लेते हैं। अभी मैंने आपको बोला r1 जो होता है वो r0 a1 की पावर 1/3 हो जाएगा, इसका रेशो करेंगे बेटा जी तो r0 a टू द पावर 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 125/64 टू द पावर 1/3, तो ये बचेगा 5/4। तो रेशो हमारे से पूछा तो दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेटा। अगले क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, मास ऑफ प्रोटॉन इतना गिवन है, न्यूट्रॉन इतना गिवन है, और बाइंडिंग एनर्जी आपको बेटा इसकी निकालनी है। तो ये हो गया He24, आपको दिमाग लगाओ, इसमें सोचो यार, ये होता है Z, तो Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और आपका ये होता है मास नंबर, तो आपका A माइनस Z जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 2, और हमारे से मास डिफेक्ट पूछा है, नहीं एनर्जी पूछी है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के लिए बेटा जी अभी मैं आपको बोला डेल्टा m c स्क्वायर करना रहेगा, तो पहले आप डेल्टा m निकाल लो। डेल्टा m का फॉर्मूला क्या था, Z मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास रहता। और ये क्योंकि वैल्यू आपके पास एटॉमिक मास यूनिट में आएगी तो इजी हो जाएगा, 931 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये भी 2 है, ये भी 2 कॉमन ले लिया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसको अपन निकालते हुए चलते, डेल्टा m इज इक्वल्स टू 2 को बेटा अगर अपन प्लस करते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर अपन प्लस कर लेते हैं तो एक हो गया 1.0073 प्लस 1.0087, और इसमें से माइनस कर लो बेटा जी आप अपना इस वाले मास को 4.0015, ठीक है, 4.0015, तो डेल्टा m कम्स टू बी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 1.073 1.0087, तो ये कितना हो गया 10, तो ये हो गया 1602 पॉइंट, तो 2 इंटू 2.0160 माइनस 4.0015, इसको करेंगे बेटा, और फिर इस वैल्यू को 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी देगा। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा 28.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास हो गया। अब अगले वाले पे आते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पे फटाफट बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स और आपका नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बराबर होता है। एक्सटेंसिव में बेटा ये फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू NE/NH। इस पे एम्स नर्सिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। टोटल करंट बेटा इलेक्ट्रॉन होल्स मिलकर देते हैं। ये हमारे पास PN जंक्शन डायोड है। इसमें आपकी IV कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड बाइस की इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स बाइस की इसको बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका फॉरवर्ड बायस में डायोड काम कर रहा है तो अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, अगर रिवर्स बायस में कर रहा है तो नहीं होगा, ओपन सर्किट की तरह आपके पास बेटा वो बिहेव करेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, ये बैटरी है प्लस माइनस, ये रिवर्स बायस में हो गया। फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं, जब पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन टाइप से कनेक्ट रहेगा। तो देखो भाई ये पॉजिटिव हो गया, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, तो ये एन हो गया, ये पी हो गया, तो रिवर्स बायस में हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दो। ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका मतलब इसके अंदर से करंट जाएगा, इसके अंदर से करंट जाएगा और दो में से करंट नहीं जाएगा। तो जिसमें से करंट जाएगा आप देख लो, ये दोनों पैरेलल में बन गए, है ना। इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, और ये दोनों काहे में आ गए, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 × 2/4 + 2। तो ये हो गया 8/6, दैट इज योर 4/3। और हमारे से पूछा क्या है, करंट आई जो यहाँ से चला है, ये वाला करंट पूछा, तो आई किसके बराबर होगा, V/R के बराबर। तो बेटा जी आई हो गया V इज योर 10/4/3, ये ऊपर गया 2, ये हो गया हमारा 5, तो कितना आ गया सर, 15/2 एम्पियर। अपना ऑप्शन चेक कर लो कौन सा हो गया सर, दैट इज योर डी ऑप्शन। सिंपल, एकदम डायरेक्ट अपने पास आंसर आया बेटा। एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस इन PN जंक्शन डायोड। होता क्या है कि जब आप PN जंक्शन डायोड की बात करते हो तो उसके अंदर बेटा एक डिप्लीजन लेयर बनती है, ये P हो गया, ये N हो गया। इस डिप्लीजन लेयर के अंदर क्या होता है, इमोबाइल आइटम्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हो, जैसे कि एक्सेप्टर एटम और आपका डोनर एटम, तो वो इसके अंदर रहते हैं। तो जब इसके अंदर इमोबाइल आइटम रहते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है, P टाइप में नेगेटिव और N टाइप में पॉजिटिव। तो कुछ ऐसे करके आप एक इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल की फॉर्म में पोटेंशियल दिखाते हो। अब हमारे से ऑप्शन में क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस। जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में लेके आएंगे, फॉरवर्ड बायस का लेके आने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव P टाइप से नेगेटिव N टाइप से आपने जब कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में आएगा तो एप्लीकेशन की बात की है, तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा आपको पता है, डिप्लीजन लेयर घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट चलना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे ही कुछ इसमें हमें गिवन है। वाइडन द डिप्लीजन लेयर, आपको पता है डिप्लीजन लेयर तो घट नहीं है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑन द P साइड, नहीं, ठीक है। इसका काम क्या है, करंट को चलाना। इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीजन लेयर, नहीं, क्योंकि ये तो पोटेंशियल को और घटाता है, इसने इस वाले ऑप्शन में बोल दिया इंक्रीज किया, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीजन लेयर, तो ये हमारे पास हो गया बेटा कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को घटा देता है डिप्लीजन लेयर में, क्योंकि जो सेकंड कॉज होता है ना, जब डिप्लीजन लेयर फॉर्म होती है तो डिप्लीजन लेयर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, वही आपके पास रेजिस्ट करती है। पर जैसे आप उसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, डिप्लीजन लेयर घटेगी तो अंदर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास डिक्रीज करेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर हमारे पास, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा इसमें टोटल क्वेश्चन है, जिसमें आपने मॉडर्न फिजिक्स भी कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैट भी कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कर लिया। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो बेटा बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा अपना, ठीक है। और अगली वीडियो फिर मैं इस पर लेके आऊँगा बेटा, जिसके अंदर हम और कुछ चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।